हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में कल हमने टॉपिक लिया था रदरफोर्ड। ठीक है, उसके पहले टॉपिक था हमारा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में हमने समझा कि उन्होंने बता दिया था कि जिस तरीके से एक गोलाकार एक संरचना होती है जिसका पूरा जो भाग होता है वो धनावेशित बताया था हमने रदरफोर्ड में कि किस तरीके से पूरा भाग धनावेशित होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बीच बीच में लगे होते हैं, लेकिन ये कई सारी जानकारियों को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। उसी के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट वैज्ञानिक थे हमारे पास में रदरफोर्ड ने अपना स्वर्ण पत्रिका मॉडल प्रस्तुत किया। स्वर्ण पत्रिका मॉडल में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने एक सोने की पन्नी को इस तरीके से रख करके उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण की बौछार करने के बाद में उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण इधर चले गए थे, कुछ इधर मतलब दाएं बाएं चले गए थे, लेकिन अल्फा कण कुछ थे उसमें से जो कि सीधे 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री आपके पीडीएफ में दिया हुआ है मैंने, ये 180 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से टकराए, यानी कि ऐसे इस तरीके से, ठीक है 180 डिग्री एंगल पर टकरा करके और ये सीधे ही वापस उसी दिशा में क्या हो गए थे, लौट गए थे, वापस उसी दिशा में ये लौट गए थे। ठीक है, तो उन्होंने पता किया कि भाई संपूर्ण जो ठोस जगह है वो कहाँ पर है, भाई बीच में है, तो उसे उन्होंने नाभिक नाम दे दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थीं। ठीक, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी जिससे कि उनका मॉडल मतलब ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन वैसे तो था ही सही। इनकी कुछ कमियां थी, कमियां हम देख लेते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी सी कमियां हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकी इलेक्ट्रॉन गति वर्तुलाकार गति की होती है, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो वर्तुलाकार गति में करते हैं, यानी कि पूरा राउंड में गति नहीं करते हैं, मतलब वर्तुलाकार में गति करते हैं। इस तरीके से जैसे ब्रह्मांड में गति होती है ना ग्रहों की, ठीक है, इस तरीके से वर्तुलाकार गति होती है। इसमें आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होते हैं, और जो आवेशित कण होते हैं, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में ये कि इनमें आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होते हैं, यानी कि जो आवेशित जो कण होंगे वो इसके लगातार गोलाकार कक्ष में क्या होंगे, गति करेंगे, त्वरित होंगे और ऊर्जा मुक्त करेंगे। और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन गोलाकार संरचना में गति करते हुए जाएंगे तो अपनी ऊर्जा क्या करेंगे, वो मुक्त करेंगे। ठीक है, ऊर्जा मुक्त करते हैं तो विकिरित जो ऊर्जा होती है उसी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से टकरा जाएगा। ये आपको कुछ पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रखने हैं उनकी कमियों के, क्योंकि कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी। तो आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार गति में होते हैं, इनमें आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है और ऊर्जा मुक्त करता है, और विकिरित ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाता है। ठीक है, मतलब टकरा जाएगा। ऐसा होने पर परमाणु क्या माना जाएगा, अस्थायी मान लिया जाएगा। क्योंकि देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा गया तो परमाणु क्या हो गया, अस्थायी मान लिया जाएगा। लेकिन जबकि हम मानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है। आई बात समझ में? लेकिन अगर ऐसा होता है, ये कमियां थी उसकी, कि अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन विकिरित ऊर्जा के कारण नाभिक से टकरा जाता है तो परमाणु को हम क्या मान लेंगे, अस्थायी मान लेंगे। आई बात समझ में? विकिरित ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और ऐसा होने पर परमाणु को हम क्या मान लेंगे, अस्थायी मान लेंगे, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से हमारे पास में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आई बात समझ में? पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, ठीक है, मॉडल के बाद में हमने उसकी कुछ कमियां पढ़ी थी। रिपीट कर रहा हूं वापस, एक बार फिर से ध्यान दें आप, आपको बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केवल दो तीन कमियां हैं इसकी, वो आपको याद रखनी है। पहला है इनकी इलेक्ट्रॉन गति वर्तुलाकार होती है। सेकेंड है इनमें आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं, और विकिरित ऊर्जा, जो ऊर्जा उन्होंने मुक्त की है उसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु क्या मान लिया जाएगा, अस्थायी मान लिया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में बोर का परमाणु मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं हम आगे सक्सेस के लिए जिसे बोल सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस मॉडल पर बनते हैं हमारे। ठीक है, देखिए बोर यानी कि नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है ये। इसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास में कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने परमाणु की संरचना पढ़ी थी तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर चुका था वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी कि हमने बताया था कि जिस तरीके से हमारे पास में ये नाभिक हो गया, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके की कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो बोर ने यानी कि नील्स बोर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कि निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल फिक्स निश्चित कक्षाओं में ही वो क्या होंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाने पर ऊर्जा विकिरण नहीं होगा। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर कर रहे हैं तो निश्चित है कि जो यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर खर्च नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, लगातार अपनी अपनी, भाई ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, वो भी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो देखिए चक्कर लगाने पर ऊर्जा विकिरण नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है हमारा। फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाएं मैंने बता दी है आपको। सेकंड है कि इसमें विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाने पर ऊर्जा विकिरण नहीं होता है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में इनकी कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। आई बात समझ में, इनकी कक्षाओं को हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा स्तर। यानी कि देखिए मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। देखिए कि हमने ये नाभिक बनाया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा राउंड शेप में होता है, ध्यान रखना। ये इसका नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनकी निश्चित कक्षाओं में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, ऐसे। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब हम बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट पे हम फोकस रखेंगे कि इनकी कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी कि ये जो कक्षाएं हैं इनको हम क्या बोल देंगे, ऊर्जा स्तर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि ये कक्षाएं K, L, M, N या फिर 1, 2, 3 या 4 द्वारा बताई जाती हैं। यानी कि इन कक्षाओं को हम K, L, M, N ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनकी कक्षाओं को 1, 2, 3 और 4 भी बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, O भी हो सकती है और हम इसको 5 भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 ही होती हों। ठीक है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे, कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, नंबरिंग भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में उन्होंने बताया था कि इनको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर। ध्यान रखें, क्वेश्चन कई बार बिल्कुल माइनर क्वेश्चन भी ये बन जाता है कि ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं। तो बिल्कुल जो परमाणु में जो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऊर्जा स्तर कह देते हैं। ये बात आपको पहले भी मैंने बताई थी कि K में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, L में कितने होते हैं, 8, M में कितने होते हैं, 18, N में कितने होते हैं, 32। तो ये फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में। तो ये सब चीज़ें बताई थी किसने, नील्स बोर मॉडल में। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। देखिए इसका जो PDF है हमारे पास में, PDF में मैंने आपको मतलब जो हमने आपके लिए PDF भेजा है क्लास के अंदर, उसमें मैंने आपको परमाणु मॉडल से संबंधित सारी जानकारी दी। यानी कि थॉमसन का मॉडल भी,
रदरफोर्ड का भी और नील्स बोर का भी। नील्स बोर के मॉडल में आपको बिल्कुल इस तरीके का एक डायग्राम मिलेगा जिसमें सारे ऊर्जा स्तर बने हुए हैं। ऊर्जा स्तर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को समझने के लिए, इसी वजह से हमने बिल्कुल वीडियो के जरिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि किस तरीके से हम इनको ऊर्जा स्तर बोलेंगे और प्रत्येक ऊर्जा स्तर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके, थैंक यू।